हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। और हम बात कर रहे थे, काफ़ी दिन बाद में ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ। थोड़ा टाइम की कमी चल रही थी, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं अब अपन कंटिन्यू रखें और डेली आपको एक वीडियो जो है वो इससे रिलेटेड मिलता रहे, चाहे वो राजस्थान कल्चर। अभी अपन कल्चर कंप्लीट हो जाएगा आज, और कल के वीडियो में जो है वो आपको कल्चर कंप्लीट मिल जाएगा। उसके बाद में अपन इंडियन कल्चर पे और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पे चलेंगे, फिर कल्चर करेंगे इंडिया का। ऐसे फिर अपन छोटे सब्जेक्ट्स पे आ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से वो पहले हो जाएंगे, फिर बड़े सब्जेक्ट्स भी साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप टेंशन मतलब, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि तीनों पेपर के लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं अपलोड कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन राजस्थान हिस्ट्री कर चुके थे और राजस्थान कल्चर का एक वीडियो आपको मिल चुका था। अब दूसरे टेस्ट सॉल्यूशन पे अपन बात कर रहे हैं। तो दूसरे टेस्ट का पेपर जो सब पॉइंट थे अपने, वो थे इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ राजस्थानी लिटरेचर एंड डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थान। तो देखो, यहाँ से रिलेट करते हुए ना अपने से काफ़ी शानदार क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर बनाने वाला चाहे तो आप कोशिश करो कि ये वाला पॉइंट जो है वो आप अच्छे से कवर करके जाओ। अगर एक बार नहीं समझ में आता, आप दूसरी बार से देख लो। आप नोट्स अच्छे से जो है वो तैयार करो, क्योंकि राजस्थानी साहित्य से रिलेटेड पहले भी एक क्वेश्चन आया है और उससे पहले भी खूब क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, और अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मतलब अपने इंडिया राजस्थान कल्चर का। अगर जैसे अपन बात करें 15 वर्ड्स के क्वेश्चंस की, तो जैसे एक क्वेश्चन बना हुआ था पहले रांगड़ी करके। तो रांगड़ी कहाँ बोला जाता है, कौन सा क्षेत्र है जहाँ विशेष रूप से? तो देखो, रांगड़ी जो है वो मालवा क्षेत्र के जो राजपूत होते हैं वो बोलते हैं। ये मारवाड़ी और मेवाती जो है, इन दोनों का सम्मिश्रण है रांगड़ी भाषा। जैसे हाड़ौती है ना, वैसे ठीक उसी लेवल पर मालवा क्षेत्र में जो है वो रांगड़ी बोली जाती है। तो इसमें मारवाड़ी भी दिखती है आपको और मेवाती, दोनों का मिश्रण में इसमें देखने को मिलता है। और ये थोड़ी कर्कश बोली जाने वाली, मतलब इसकी जो भाषा है मीठी नहीं है। जैसे मारवाड़ी थोड़ी मीठी है, ये थोड़ी सी कर्कश रूप में बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें बागड़ी, एक क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में, जिसे बागड़ बोलते हैं अपन, इस बागड़ क्षेत्र में बोली जाती है और मारवाड़ी की उपबोली के रूप में इसे जाना जाता है। ग्रियर्सन जो थे, जिन्होंने राजस्थानी भाषा, भारतीय भाषाओं पर विशेष रिसर्च किए थे, उन्होंने इसे भीली बोला और इस पर गुजराती का प्रभाव परिलक्षित होता है मतलब, तो इसे बागड़ी बोलते हैं, ठीक है। ढूंढाड़ी बोली जो है, आप ऐसे भी और भी चीज़ें मेंशन कर सकते हो, वैसे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि बागड़ी भाषा में ही जो है वो हमारे माओजी महाराज थे, उन माओजी महाराज के जो चौपड़े ग्रंथ लिखे गए थे, जिन्हें चौपड़ा बोला जाता है, वो ग्रंथ भी बागड़ी में ही है। तो आप ऐसा मेंशन कर सकते हो मतलब, ठीक है। ढूंढाड़ी की दो उपबोलियों की बात की जा रही है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो तोरावाटी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी की दो उपबोलियाँ। बाकी आप पचवाड़ी और जैसे राजावाटी, ये भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा अगला क्वेश्चन था उद्योतन सूरी। बहुत इजी क्वेश्चंस जनरल पूछ लेते हैं, लेकिन पता हो कि हम कौन सी बातें लिखें। 8वीं सदी में भीनमाल के प्रसिद्ध जैन कवि हुआ करते थे। इन्होंने कुवलय माला नामक जो एक ग्रंथ था, उसमें वर्णन किया था और उसमें 18 भाषाओं का जिक्र किया था। उन 18 भाषाओं में जो है वो मरु भाषा का भी उल्लेख किया था, और ये जो मरु भाषा थी वही राजस्थानी भाषा के नाम से जानी जाती थी। तो यहाँ शायद मैंने आंसर में नहीं लिखा, आप आंसर में ये पॉइंट्स भी अपने को मेंशन करने हैं, ठीक है। अगला है सिलोका। देखो, राजस्थान में साहित्य लेखन के कई तरीके होते हैं। आपने ख्यात, आपने जो है वो विगत, इसके अलावा रासो, रास, ऐसे कई तरीक़ों से जो है वो हम साहित्य लेखन करते हैं। उनमें से एक तरीका है सिलोका। सिलोका को आप जनरल सेंस में श्लोक लिख सकते हो, ठीक है, कि श्लोका का मतलब ही श्लोक है। तो साधारण पढ़े लिखे लोगों के द्वारा कुछ रचनाएं की जा रही है। जैसे कई दोहे लिखे जाते थे, तो जैसे कि दादू कबीर के या रहीम के जो दोहे होते थे, तो जन भावनाओं को उनमें प्रदर्शित किया जाता था या कोई मैसेज दिया जाता था सामान्य लोगों के द्वारा। तो जैसे राव अमर सिंह का सिलोका, जिसमें अमर सिंह के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है दोहों में। अजमाल जी का सिलोका है, राठौड़ कुशल सिंह सिलोका है। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स आपको सिलोका का लिखना है। अब देखो, यहाँ 2-3 आप पॉइंट्स ध्यान रखो। मान लो आपको ये नहीं पता कि सिलोका के लेखन कौन से ग्रंथ थे, ये आपको नहीं पता। ओरिजिनल जो चीज़ है वो आपको एग्जैक्टली, जैसे मान लो अपनी जो किताबें हैं RBSC और इनमें, उनमें जो लिखा हुआ, जैसे राव अमर सिंह का या अजमाल जी का सिलोका, तो जब चीज़ें नहीं पता हो ना, तो आप अपनी तरफ से थोड़ा सा मेंशन कर दो। आप किसी का, और जैसे कि कोई राठौड़ सामंत हुआ हो मारवाड़ में, जिसका नाम आपको पता हो मतलब, या आपने कहीं इतिहास में उसके बारे में थोड़ा बहुत देखा हो, तो आप उसके आगे सिलोका करके लगा दो मतलब, है ना।
तो इससे क्या होगा कि आप एक फैक्ट डाल रहे हो, सामने वाला एक्सेप्ट करेगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि नहीं लिखने पर जो है वो वैसे भी आपके नंबर कट रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा अपनी तरफ से लिख दोगे तो क्या पता वो नंबर दे दें। तो इस हिसाब से अगर नहीं पता हो, आप रास, मान लो रास ग्रंथ आपको याद नहीं आ रहा, तो आप अपनी तरफ से किसी राजा के नाम से रास ग्रंथ लिख दो, रासो ग्रंथ लिख दो, है ना, अपनी मर्जी से लिख सकते हो। बस उसके राइटर का नाम गलत मत लिखो, आपको नहीं पता तो राइटर मत लिखो, मतलब, है ना। दवावेद, दवावेद भी जैसे सिलोका होते हैं वैसे ही दवावेद भी एक साहित्य लेखन की तरीका है, जिसे वचनिका की तरह ही ये भी गद्य भाग में लिखा जाता है। और इसमें एक्चुअली होता क्या है कि राजस्थानी साहित्य में उर्दू फारसी शब्दों का जब इस्तेमाल किया जाता है, उनमें सामान्यतः प्रशंसा में दोहे लिखे जाते हैं, जैसे अजमाल देवडारी दवावेत हो गई, महाराणा जवान सिंगरी दवावेत हो गई, राजा जय सिंगरी दवावेत हो गई। तो ये मतलब एक तरीके से उसकी प्रशंसा में लिखे गए दोहों का एक तरीका है। मतलब विजयदान देथा की किन्हीं 4 रचनाओं के नाम लिखो, जैसे दुविधा है, उलझन है, सपन प्रिया, अंतराल। ऐसे आप और भी नाम लिख सकते हो, विशेष रूप से दुविधा पर पहेली नामक एक मूवी बनी थी। आप ऐसा पॉइंट भी मेंशन करना चाहो तो करो, मतलब, क्योंकि सामने वाले को जैसे 2021 की कॉपियों को देखते हैं तो पता लगता है कि सामने वाले को फैक्ट्स चाहिए। मतलब आप सीधा सीधा आंसर कर रहे हो तो भी आपके नंबर काट रहा है वो, लेकिन आप ज़बरदस्ती का और भी जो जिसकी ज़रूरत नहीं है ना, उस फैक्ट को भी डाल रहे हो, सामने वाले को लग रहा है भाई को नॉलेज बहुत ज़्यादा है, मतलब, तो आप वो वाला पॉइंट्स भी मेंशन कर दो, आपके दिमाग में आ रहा है तो मेंशन करो। अब अगला चलते हैं इसमें। अगला है दुर्सा आड़ा की किन्हीं 2 कृतियों के नाम लिखना अपने को। तो अब 2 पूछ रहा है तो आप 2 ही लिखो, अगर आपको एक्स्ट्रा भी याद आ रही है तो आप एक और लिख दो भले ही, लेकिन कोशिश करो कि आप 2 तो लिखो ही लिखो, है ना, क्योंकि 2 पूछा जा रहा है। 1 लिखोगे वो आधा नंबर देगा, 2 लिखोगे वो 2 में से 2 दे देगा। उसके पता नहीं और भी दिमाग में कुछ चल जाए तो वो 1.75 भी आपको दे सकता है, लेकिन आप एक्स्ट्रा और लिखोगे तो 2 में से 2 देने के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। अगला आता है मूणोत नैन्सी का संक्षिप्त परिचय देना है। अब देखो यहाँ मैंने कुछ ग्रंथों के, जैसे कुछ राइटर्स थे उनके किताबों के नाम यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं। दूसरा, साहित्य की विधाएं कैसी है उस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। हमारे साहित्यकारों से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं, बोलियों से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे मूणोत नैन्सी का क्वेश्चन है तो सूर्यमल मिश्रण का भी बन सकता है, दुर्सा आड़ा का भी बन सकता है। तो कहीं कहीं किसी भी राइटर को जो है वो थोड़ा बहुत आप उसके बारे में जानकारी रखो कि वो राइटर, और ऐसे नहीं है कि हर किसी का ही, पर जो फेमस है ना उसका तो विशेष तौर पर ध्यान रखो। कि जैसे सूर्यमल मिश्रण है तो उनकी ध्यान रखो कि वो कहाँ के कवि हुआ करते थे, कौन सी भाषा में साहित्य लेखन किया करते थे। दुर्सा आड़ा है, पृथ्वीराज राठौड़ है, तो इनका तो विशेष ध्यान रखना ही है। तो राजपूताने के अबुल फजल और जसवंत सिंह राठौड़ के दरबारी हुआ करते थे। इन्होंने मारवाड़ी में मूणोत नैनसिरी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत नाम से जो है वो ग्रंथ लिखा था। मतलब तो काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ था, आप ध्यान रख लो। जैसे जैसे गांवरी ख्यात भी कहा जाता है इसको, गांवारी ख्यात, ठीक है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है, गांवारी ख्यात करके आ जाए तो आप वही बातें लिखनी है। मारवाड़ के परगनों के बारे में इन्होंने विशेष जानकारियां दी, ये जसवंत सिंह के समय की बातें हैं, मतलब, है ना। वो सारी बातें आप मेंशन करो। इसमें इन्होंने गांव और वहाँ की जाति व्यवस्था, वहाँ की कृषि व्यवस्था, उन सब के बारे में बताया। अगला है जैसे एलपी टेसिटोरी, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो इन्होंने राजस्थानी भाषा, बोलियाँ और जो चारण साहित्य हुआ करता था उन पर विशेष कार्य किया था। मतलब इन्होंने राजस्थान में चारण साहित्य में राजस्थानी चारण साहित्य और ऐतिहासिक सर्वे जैसा एक ग्रंथ लिखा था। साथ ही साथ इन्होंने पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण भी करके जो है वो एक कार्य किया था। एक्चुअली गंगा सिंह के समय आए थे तो गंगा सिंह ने इन्होंने चारण साहित्य का काम सौंपा था इनको, तो उस पर बड़ा रिसर्च किया था और राजस्थानी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है। मतलब ये उदीनो नामक एक गाँव था इटली का, वहाँ के हुआ करते थे। अगला आता है राजवल्लभ, कुंभा के दरबारी कवि हुआ करते थे मंडन, उन्होंने संस्कृत में ग्रंथ लिखा था। तो ऐसे देखो ग्रंथ आ जाए ना तो उस ग्रंथ के अपने को ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली वो ग्रंथ जैसे किसके दरबार में लिखा गया था। अगर कोई दरबारी कवि के द्वारा लिखा गया है तो इंडिपेंडेंट लिखा गया है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, वो राइटर कहाँ का है आप ये बता सकते हैं। याद है तो ठीक, नहीं कोई बात नहीं, आप सीधा लिख। उस ग्रंथ की विषय वस्तु क्या थी वो ज़रूर आपको मेंशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो मेंशन करेगा ना उसको अच्छे से नंबर मिल जाएगा, जो नहीं लिखेगा उसका नंबर कट जाएगा। तो उस जैसे किसी भी, जैसे मान लो कोई सामंतशाही के विरोध में लेके लिखा गया है कोई ग्रंथ जो है वो विशेष रूप से राजस्थानी भाषा और साहित्य की समृद्धता को लेकर लिखा गया है कि उसमें विभिन्न दोहे, श्लोके या इनका प्रयोग किया गया है, आप वो चीज़ें भी मेंशन कर सकते हो। किसानों की स्थिति को दिखाया गया है किसी ग्रंथ में, किसी में महिलाओं की स्थिति को दिखाया गया है, तो ये ज़रूर लिखें। जैसे कि एक बार 2012 में क्वेश्चन आया था, युद्ध विरोधी काव्य राधा,
कई लोगों को पता नहीं लगा था, लेकिन राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बुक में जो है वो इसके बारे में अच्छे से लिखा हुआ था। तो सत्यप्रकाश जोशी जी जो हैं उनके द्वारा ये ग्रंथ 1960 में प्रकाशित हुआ था। एक काव्य कृति है राधा नाम से। लेकिन इस राधा काव्य कृति का जो मूल जो अगर एसेंस निकालते हैं तो वो निकल के आता है कि ये एक युद्ध विरोधी काव्य है। एक टाइम था जब मतलब राजा महाराजाओं को प्रेरित करने के लिए चरण साहित्य लिखे जा रहे थे, डिंगल पिंगल में साहित्य लिखे जा रहे थे। उस दौरान युद्ध को लेके उसका महिमा मंडन किया जाता था। युद्ध में वीरताएं दिखाई जाती थी, सामंतों की, राजाओं की, इनकी वीरताओं के बारे में लिखा जाता था, उसका गौरवगान होता था। मतलब तो सामान्यतः राजस्थानी साहित्य वैसे ही लिखे गए थे। लेकिन सत्यप्रकाश जोशी ने एक पृष्ठभूमि बनाई महाभारत की, और उस महाभारत की पृष्ठभूमि में राधा एक नायिका है जो एक तरफ खड़ी है और भगवान श्री कृष्ण को वो कुछ श्लोक्स के माध्यम से कुछ बातें बता रही है। मतलब और वो भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच में एक संवाद हो रहा है, जिसमें वो भगवान के श्री कृष्ण से जो है वो संवाद ये कह रही है कि युद्ध जो है वो क्यों खराब है, मतलब यानी कि किस तरीके से वो मानव जाति के लिए, वो प्रकृति के लिए खराब है। उन चीज़ों को विशेष रूप से इसमें दर्शाया गया है। यानी कि एक युद्ध के विरोध करते हुए सत्यप्रकाश जोशी ने ये ग्रंथ लिखा है और नायिका राधा के माध्यम से कृष्ण को मैसेज भेजे गए हैं। तो ये इसकी मेन विषय वस्तु है। उसके बाद में 50 वर्ड्स के क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे एक ग्रंथ 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, विश्व वल्लभ। अब आप देख लो, ये एग्ज़ाम में पूछा है विश्व वल्लभ, सत्य युद्ध विरोधी काव्य पूछा, राज वल्लभ पूछ लिया है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं एलपी टेसिटोरी भी पूछा है वैसे तो, है ना। तो ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप ध्यान रखो थोड़ा सा, है ना। अब देखो अगला है कि महाराणा प्रताप के दरबारी, अच्छा विश्व वल्लभ ग्रंथ के बारे में बात कर रहे थे। तो महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान हुआ करते थे चक्रपाणी मिश्र, इन्होंने विशेष रूप से ग्रंथ लिखा था। और महाराणा प्रताप के दरबार में कई थे, हेमरतन सूरी, भामाशाह है, ताराचंद थे उनके भाई वगैरह, और ये जिनमें से जो चक्रपाणी मिश्र थे इन्होंने विश्व वल्लभ ग्रंथ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हुआ करता था। तो इसकी विषय वस्तु जो थी वो थी उद्यान शास्त्र और कृषि विज्ञान। अब देखो कोई भी ग्रंथ है जिसकी विषय वस्तु अगर एग्रीकल्चर है तो ऑब्वियसली वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड उस दौरान की सिंचाई पद्धतियों की बात करेगा, उस दौरान की मिट्टी की बात करेगा, उस दौरान फसलें कैसी यूज़ की जाती थी, कब बोई जाती थी, फसल चक्र के बारे में जो है वो बताएगा। इसके साथ ही वो वहाँ की जलवायु के बारे में भी बातें करेगा और कृषि पद्धतियों में जो भी उपकरण वगैरह और ये जो यूज किए जाते थे। और महाराणा प्रताप के टाइम की बात है तो महाराणा प्रताप कृषकों को लेके कैसे थे, उन्होंने कृषकों को जो सहायताएं की, कृषकों के लिए क्या क्या काम किए, उनके बारे में भी उल्लेख करेगा। तो सीधी सी बात है कि वो सारी बातें अपने को इसमें मेंशन कर देनी है। तत्कालीन कृषि पद्धतियाँ, उपकरण, मिट्टी, जलवायु, फसलें, फसल चक्र, इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, क्योंकि 50 वर्ड का क्वेश्चन आ जाए, ये तो आया तो 20 वर्ड का था, ये मान लो 50 का आ जाए तो फिर हम क्या लिखेंगे, तो उसमें फिर अपन लिखेंगे कि ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लिया गया। इसकी जो स्रोत है, मतलब जो तरीका था वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का था। ऐसे ही एक वरामीर ने व्रत संहिता लिखी थी तो उस सेंस में इन्होंने उसको लिखा है। यह भूजल विज्ञान के बारे में भी बात करता है। एक हरवा नाम की तकनीक होती है जिसको भी बताया जाता है इसमें। हरवा क्या होता है कि जैसे पानी को लेके आजकल ये होता है ना कि नारियल को लेके और वो पानी का पता लगाया जाता है या किसी भोपे से नीनी से पूछा जाता है कि पानी है कि नहीं है। तो ये हरवा एक तकनीक थी जिसमें पानी कहाँ है, कितना गहरा है, उसके बारे में जानकारी मिल जाती थी। तो उसके बारे में भी इसमें उल्लेख किया गया है। एक पहले क्वेश्चन आया हुआ है 2006-07 के आसपास, बेली किशन रुक्मणीरी। तो इसके बारे में अपने को ध्यान रखना अच्छे से। बेली किशन रुक्मणीरी जो है वो रचना पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है जो 1580 में इस रचना को किया गया था। उस दौरान पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में हुआ करते थे। यह डिंगल भाषा का उत्कृष्ट खंड काव्य है। इसकी रचना जो है वो डिंगल के छंद वेलियों गीत का प्रयोग किया गया, मतलब छंद और वेली जो होती है उन चीज़ों का विशेष रूप से डिंगल के उसमें प्रयोग किया गया है इसको, यानी कि इसको उसमें रचा गया है। ये कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा को भी प्रदर्शित करती है, क्योंकि विशेष रूप से बेली किशन रुक्मणी, कृष्ण और रुक्मणी इन दोनों के बारे में इसमें उसके विवाह को प्रॉपर समझाया गया, बताया गया उस पूरी कथा को। पृथ्वीराज के समकालीन दुर्सा आड़ा जो थे, है ना, ये दुर्चा लिखा हुआ है, दुर्सा है, चारण कवि हुआ करते थे। इन्होंने बेली किशन रुक्मणी जो ग्रंथ था इसको 5वां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी थी। इवन हमारे राजस्थान के जिसे अपन राजस्थान इतिहास के पिता के नाम से, पितामह के नाम से जानते हैं, कर्नल जेम्स टोड,
उन्होंने भी इसमें 1000 हाथियों का जो वजन बताया था। मतलब वजन मतलब ऐसा नहीं कि इतना भारी है, पर इसके जो ज्ञान है वो इतना ज़्यादा भारी है। मतलब इसमें इसे ढूंढाड़ी, मारवाड़ी और संस्कृत में भी इस पर बाद में कई टीकाएं लिखी गई थी। विकास से संबंधित विभिन्न मतों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं भाषा के विकास को लेके, और अपने राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उस बुक में भी बहुत अच्छा खासा इसमें दिया गया है। तो जैसे भाषा का विकास का भी पूछ सकते हैं, ऐसे ही साहित्य के विकास का भी क्वेश्चन जो है वो अपने से पूछा जा सकता है। अब देखो अगर हम क्लियरली समझें तो राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई थी वो पहले एक आर्य भाषा थी, और आर्य भाषा से वैदिक संस्कृत भाषा डेवलप होती है। अब संस्कृत बहुत टिपिकल थी, तो इसे लोकल लेवल पर जो है वो अलग अलग इसके अपभ्रंश डेवलप हो गए, जिसमें एक तो सामान्य संस्कृत हो गई और एक जो है वो पाली भाषा ये डेवलप हो गई थी। अब जो पाली भाषा थी, इस पाली भाषा के भी क्षेत्र विशेष के अपने अपने लेवल पर जो है वो इसके प्राकृत रूप डेवलप हो गए। जैसे अपन बौद्ध काल में पाली भाषा काफ़ी प्रचलित थी, लेकिन जब इसके ग्रंथ लिखे जाने लगे थे तो लोकल शब्दों का इस्तेमाल होता था। तो जैसे कोई सोरसेन क्षेत्र में डेवलप हुआ तो सोरसेन क्षेत्र होता था, जैसे मथुरा और इसके आसपास का रीजन। ऐसे कोई मगध क्षेत्र में डेवलप हुआ तो वो मगधी प्राकृत हो गया। जैसे कि जैन ग्रंथ तो जो थे वो लगभग मगधी प्राकृत में लिखे गए थे। इसके अलावा जो है वो एक महाराष्ट्री क्षेत्र में भी जो है वो महाराष्ट्री प्राकृत के नाम से जाना गया था। इसी सोरसेन प्राकृत का जो है वो कई सारे अपभ्रंश रूप आ गए। जो गुजरात वाला क्षेत्र है ना, जो गुजरात और राजस्थान जहाँ गुर्जर प्रतिहारों ने राज किया था, तो वहाँ पर तो आ गया गुर्जरी अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश। और एक जो इलाका था, जैसे नगरों में उस दौरान कई सारे नगर डेवलप हुए थे, तो एक बन गया नागरी अपभ्रंश करके। तो इस तरीके से हुआ है कि आर्य से संस्कृत, और संस्कृत जो आर्य भाषा थी वो संस्कृत भाषा के रूप में, और संस्कृत से जो है मतलब वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत से पाली और संस्कृत बनी। पाली के कई जगह अलग अलग रूप बने थे, जैसे कि सोरसेन वाले क्षेत्र में सोरसेनी अपभ्रंश बनी, और मगध वाले क्षेत्र में मगधी प्राकृत बनी, और ऐसे ही महाराष्ट्री वाले क्षेत्र में जो है वो महाराष्ट्री प्राकृत के नाम से जानी गई। अभी जो सोरसेनी अपभ्रंश जो प्राकृत थी, इससे गुजरातरा वाले क्षेत्र में गुर्जरी अपभ्रंश बन गई थी, और नगर वाले क्षेत्रों में नगरी, और मेवात वाले क्षेत्र में इसे सोरसेनी अपभ्रंश में ही मान लिया गया था। मतलब इस तरीके से अलग अलग जो है वो अपभ्रंश बन गए संस्कृत के, यानी कि पाली के कई सारे अपभ्रंश आ गए। अब एक बार मैं इसको थोड़ा मिटा दूं। अब हम आ गए थे कि जैसे पाली अपभ्रंश की बात करते हैं, तो अब हुआ ये था कि पाली के कई अपभ्रंश बने, जिसमें से गुर्जरी अपभ्रंश जो है वो गुर्जरी अपभ्रंश दो भागों में डिवाइड हो गया। राजस्थान वाला राजस्थान में रह गया, और गुजरात वाला गुजराती में। तो दोनों के शब्द एक जैसे ही मिलेंगे, आपको बोलने का तरीका अलग है, लिखने का पैटर्न अलग हो गया। हमारी लिपि महाजनी हो गई, उनकी लिपि गुजराती अलग बन गई। तो एक तरीके से जो गुजरात राजस्थान वाला क्षेत्र था, इसमें राजस्थानी भाषा जिसे मरु भाषा के नाम से भी जाना जाता था, और प्राचीन जैन ग्रंथों में इसका कई बार जिक्र किया गया है। जैसे उद्योतन सूरी की अपन बात करते हैं तो उन्होंने कुबले माला में 18 भाषाओं में मरु भाषा को भी स्थान दिया था। मतलब तो इस तरीके से अपन वो बातें मेंशन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा चार्ट बना के करना चाहो तो आप कर सकते हो, और अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिखना चाहते हो कि गुर्जरी सोरसेनी प्राकृत में, मतलब जो प्राकृत था उसमें कई सारे पाली भाषा से कई सारे प्राकृत बने, सोरसेनी प्राकृत, मगधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। इसमें से सोरसेनी प्राकृत जो था वहाँ से गुर्जरी अपभ्रंश का समर्थन के मुंशी साहब करते हैं, कन्हैयालाल मुंशी साहब जो थे, और मोतीलाल मेनारिया भी इसका समर्थन करते हैं। वहीं नागरी अपभ्रंश जो था उसका समर्थन पुरुषोत्तम मेनारिया करते हैं। और सोरसेनी अपभ्रंश, क्योंकि सोरसेनी प्राकृत के 3 अपभ्रंश थे, तो उसमें से सोरसेनी अपभ्रंश जो थे उसको मानते हैं एलपी टेसिटोरी। जबकि जो सुनीति कुमार चटर्जी हुआ करते थे वो कहते हैं कि ये सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से बनी है, क्योंकि सौराष्ट्रीय अपभ्रंश जो था ना वो महाराष्ट्री अपभ्रंश का एक, मतलब महाराष्ट्री प्राकृत जो थी ना उसका एक अपभ्रंश रूप है। मतलब उससे राजस्थानी की उत्पत्ति सुनीति कुमार चटर्जी जो है वो मानते हैं। तो क्वेश्चन था विभिन्न मत, तो हम मत देने वालों के लोगों के नाम भी और उन मतों का नाम भी इजीली मेंशन कर सकते हैं। मतलब अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में वीर गाथा काल। देखो राजस्थान के साहित्य के विकास के कई सारे चरण अपन बात करते हैं, उनमें से 4 चरण मुख्य चरण होते हैं जिनको अपन राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में जहाँ मेंशन किया गया है। मतलब
तो एक एक चरण के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रो ध्यान रखना, बाकी तो पूरा भी क्वेश्चन अपने से पूछा जा सकता है कि विकास के बारे में एक बड़ा लेख ही लिखो। तो जैसे एक प्राचीन एक काल जो हुआ करता था, उस चरण को अपन बोलते हैं वीरगाथा काल। वीरगाथा 4 चरण जो थे ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो प्राचीन काल जो था वो वीरगाथा काल था। दूसरा चरण जो था वो पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता है, मध्य काल के नाम से जाना जाता है। और ये जो काल था वो था भक्ति काल का, यानी कि मध्य काल नहीं है प्रॉपर, मध्य काल से पहले का काल है। फिर तीसरा चरण जो आया वो उत्तर मध्य, यानी कि मध्य काल के बाद का काल है, उत्तर मध्य काल। इस मध्य काल को अपन श्रृंगार, रीति और नीति परक ग्रंथों के नाम से इस काल को जानते हैं, श्रृंगार, रीति और नीति परक ग्रंथ। और जो चौथा जो चरण आया वो आया अपने राजस्थानी का आधुनिक काल। ठीक है, तो जो प्राचीन काल था वो वीरगाथा काल के नाम से जाना गया। पूर्व मध्य काल जो था वो भक्ति काल, उत्तर मध्य काल जो था वो श्रृंगार, रीति और नीति का काल था, जबकि आधुनिक काल जो था वो विविध विषयों से युक्त हुआ करता था। विभिन्न विषयों में यहाँ लेखन कार्य, सामंतशाही के विरुद्ध में भी, किसानों की दशा के, या राजस्थानी भाषा साहित्य को लेके भी कई सारे ग्रंथ जो वो इसमें लिखे गए थे। सबके काल अपने अपने डिवाइडेड हैं। जैसे वीरगाथा काल का जो टाइम पीरियड था वो 1050 से लेके 1550 के आसपास जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी वीरता में ग्रंथ लिखे जाते थे। जैसे पृथ्वीराज चौहान की वीरता में या कुंभा की वीरता में लिखे गए ग्रंथ, ऐसे खूब सारे ग्रंथ हमारे पास में ऐसे मिलते हैं। इसी दौरान पूर्व मध्य काल भी था। पूर्व मध्य काल का जो टाइम पीरियड था वो 1450 से लेके, और ये बताते हैं 1650 तक का टाइम पीरियड। इस दौरान भक्ति काल आया, जिसमें जाम्बोजी के ग्रंथ खूब हैं, दादू वाणी वगैरह बहुत सारे अपने को जो है वो ग्रंथ देखने को मिलते हैं, जिनमें ईश्वर भक्ति को लेके विचारों की प्रस्तुति की गई। फिर जो काल आता है उत्तर मध्य काल, ये राजा महाराजाओं की वीरता की बात नहीं थी, ये प्रशंसा में और उनको उनके श्रृंगार में, इनमें काफ़ी कुछ लिखा गया, मतलब है ना। तो जैसे कि अपन कई सारे ऐसे ग्रंथ बने, इसमें रीति नीति काल जो था विशेष रूप से इसमें कई सारे ग्रंथों की रचना हुई थी। जैसे कि मतलब कई ऐसे ग्रंथ थे, जैसे रजियारा सोटा एक ग्रंथ था विशेष रूप से, है ना। ऐसे ही अपन कह सकते हैं शॉर्ट है, मतलब खूब लिखे गए थे, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, पर काफ़ी शॉर्ट है, इस दौरान रीति नीति पर ग्रंथों में लिखे गए थे। एक ग्रंथ था कवि मंचाराम का, वो रघुनाथ रूपक, तो रूपक इस दौरान लिखे गए, है ना। और साथ ही प्रेम ग्रंथ जैसे बागो बहार मलीरा दूहा टाइप के, तो वो वाली चीज़ें इसमें लिखी गई थी, है ना। अब एग्जांपल्स देखना, है ना, पर ये कुछ चीज़ें मुझे याद आ रही जो मैंने बताया। आधुनिक काल की अगर अपन बात करते हैं तो कई सारे विविध विषयों से युक्त ग्रंथ लिखे गए थे। जैसे कि अपन कह सकते हैं एक विविध विषयों में वही अपने जैसे सामंतशाही के खिलाफ लिखे गए थे। सूर्यमल मिशन ने 1857 की क्रांति पे कुछ ग्रंथ लिखे, और वो आधुनिक काल के नव प्रेरणाता हुआ करते थे साहित्य में, विशेष चेतना उन्होंने डेवलप की। बांकीदास ने ग्रंथ लिखे, है ना। इसके अलावा अपन जैसे जो विजय सिंह पथिक के जो ग्रंथ थे, या केसरी सिंह बारठ साहब के जो ग्रंथ थे, वो सब आधुनिक काल के ग्रंथों में आ जाते हैं, मतलब। तो साहित्य में राष्ट्रीय धारा के बारे में शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था, 1857 की क्रांति और वो जो वाले पॉइंट थे, पहले हिस्ट्री वाले पॉइंट्स में अपन ने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में अगला आता है विजयदान देथा का राजस्थानी साहित्य में योगदान बताइए। क्वेश्चन डायरेक्टली बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, मैंने एक छोटा भी पूछा इनके 4 किताबों के बारे में। तो राजस्थान साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी और राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित रहे। विजयदान देथा ने राजस्थानी और हिंदी साहित्य में बहुत सारे कथाएं, उपन्यास वगैरह और ये बहुत सारी लिखी। इन्होंने रूपायन संस्थान में भी अपना योगदान दिया, जो राजस्थान लोक संस्कृति के रिसर्च और डेवलपमेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में काम कर रहा है जोधपुर में। लोक संस्कृति का संपादन और राजस्थानी लोक कथाओं का संग्रह इन्होंने बातारी फुलवारी के नाम से किया। इसके अलावा दुविधा, मारो बादलो, तीड़ोराव, हिटलर, जमीन रो धनी कुण जैसी कई सारी प्रसिद्ध रचनाएं भी इन्होंने की थी। अगला आता है ख्यात और वात। राजस्थानी देखो साहित्य लेखन की कई सारी विधियां हैं, जिनमें से एक विधि है ख्यात, एक विधि होती है वात करके। तो हो सकता है अपने से कई सारे, जैसे बेली है, प्रकाश है, रासो है, वंशावली, दवावेद, मर्श या जमाल, झूलना, पर्ची, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
तो आप ख्यात और वात में डिफरेंस को लेके थोड़ा जब हम अच्छे से याद रखेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप ही हो जाएगी। तो राजाओं के सम्मान में, उनकी ख्याति में, उनकी सफलताओं में और उनके विशेष कार्यों में जो ग्रंथ लिखे जाते थे वो ख्यात ग्रंथ कहलाए मतलब। जबकि बात का मतलब होता है कथा कहना। अपन कहते हैं ना, तुझे एक बात बताता हूँ, तो वो कथा कहना वाला जीवन के प्रत्येक पक्ष का विशेष वर्णन जो है वो इसमें किया गया है। इसमें विस्तृत ग्रंथ लिखे गए, जबकि इसमें छोटे रूप लिखे गए। बात छोटी होती है, ख्यात में कई सारी चीज़ें जोड़ी जाती है, दोहे वगैरह, गद्य पद्य सब चीज़ें जोड़ी मेंशन की जाती हैं। तो सामान्य सामान्य रूप से तो ये गद्य में लिखे गए, लेकिन इनमें जगह जगहों पर पद्य का भी यूज किया गया था। लेकिन ये जो बात होती थी ये गद्य और पद्यमयी दोनों रूपों में भी हो सकती थी, और इसके अलावा मिक्स जिसे चंपू शैली बोलते हैं अपन, उसमें भी हुआ करती थी बातें। जैसे कि अगर ख्यात की बात करें तो दयाल दास री ख्यात है, मुणोत नैणसी री ख्यात आ गई, मुंडियार री ख्यात आ गई, कवि राजा री ख्यात है। ऐसे ही बात में बात करें तो राव अमर सिंह जी री बात, खींचिया री बात, बाबू जी री बात, कानड़ दे री बात, अचलदास खींची री बात। तो ऐसे कई सारे बात ग्रंथ भी अपने को देखने को मिलते हैं। तो देखो कई सारी जो विधाएं हैं, जो तरीके हैं, टेक्निक्स है जिसकी अपन बात करते हैं राजस्थानी साहित्य लेखन की, जिसमें आपसे मैंने अभी सिलोका की बात की, अभी थोड़ी देर पहले अपन दवाबेत की भी बात करे थे, ख्यात और बात की भी बात कर लिए। ऐसे ही बचनी का, विगत है, बेली है, जमाल झूलना है, पर्ची होती है। अब वो ज़रूर याद रखें, एक पूरा बड़ा क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है कि राजस्थानी लोक कहावतें धर्म, दर्शन, नीति, कृषि, अकाल, सामाजिक रीति रिवाज, इन सब का दर्शन होती है। मतलब सामान्यतः अपन जानते हैं कि कहावतें कोई एक्सपीरियंस होता है लोगों का, और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो कहावतें, लोकोक्तियाँ बनाते हैं मतलब। तो इनका हमें सह उदाहरण स्पष्ट करना है। ये 2008 के आसपास जो है वो आरएस मेंस में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने डाला है यहाँ पे, क्योंकि कहावत लेखन भी एक साहित्य लेखन का तरीका है मतलब। तो जैसे कहावतें भी राजस्थानी लोक साहित्य की ही एक विधा है मतलब, जैसे दवाबेत मर्शिया होती है वैसे ही ये भी एक विधा है। इसका अर्थ होता है कही हुई बात, जीवन के ऐसे अनुभव जिसे समाज के अधिकांश व्यक्तियों ने प्राय अनुभव किए हैं। मैंने और आपने, जैसे छाती पर मूंग दलना, आपने भी मूंग दलने का मतलब होता है कि वहीं बैठकर जो है वो लगातार उसे परेशान करते रहना। तो किसी को उसके मतलब आपने भी उसे एक्सपीरियंस किया, दूसरे ने भी उसे एक्सपीरियंस किया, तो सब ने मिलकर जो है वो एक चीज़ मान ली, भाई हाँ इसका मतलब ये होता है। तो ऐसे ही कहावतें बन गई, इस अनुभव को अभिव्यक्ति मिली और जन सामान्य ने जो है वो इसे स्वीकार कर लिया। अब कई लोकोक्तियाँ प्रचलित होती है अपने, तो उन लोकोक्तियों को भी तभी स्वीकृति मिलती है, विशेष अंधेर नगरी चौपट राजा, तो फिर हम तभी बोलेंगे भाई हाँ, मतलब एक कोई उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ रही होगी, उसको लेके लोगों ने जो है वो उसको एक्सेप्ट किया, और धीरे धीरे सबने जो है वो सामान्य स्वीकृति प्रदान कर दी। तो कहावतें संपूर्ण लोक जीवन के विषयों से, जैसे धर्म, दर्शन, नीति, पुराण, इतिहास, ज्योतिष, समाज, सामाजिक रीति रिवाज, कृषि, वर्षा, राजनीति, इनकी सबकी चीज़ें जो है वो इसमें देखने को मिलती है। कहावतों की भाषा बहुत ही सरल होती है, और ये जब हम जोड़ते हैं किसी स्टेटमेंट के साथ में तो एक प्रॉपर प्रभाव उत्पन्न करती है। जैसे कि अपने राजस्थान में कई सारी कहावतें प्रचलित रही। अकल बिना ऊँट जो है वो उमाणा फिरे। उमाणा मतलब ढूंढाड़ वाले क्षेत्र में इसे बोलते हैं उभाणा, यानी कि अगर क्योंकि अकल, ऊँट में अकल नहीं होती तो इसलिए वो जो है वो नंगे पाँव डोलता है। तो मूर्ख जो है वो बुद्धि के अभाव होने के कारण साधनों का सही प्रयोग नहीं कर पाता। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, जो होना है वह होकर रहेगा। अकल रो दुश्मन, यानी कि महामूर्ख, अकल का दुश्मन, हिंदी में ये कहावत है। अकल सु बोझा मरे, यानी कि अपनी विद्वता पर बहुत सारा घमंड करता है, मतलब कोई व्यक्ति उसके पास अकल है तो उसी में ही बोझ मर रहा है। अंजल उठ्यो, यानी कि संबंध टूटना। अन्न जल उठना, मतलब अंधारे घर रो चाननो, यानी कि अंधेरे घर का चांद। दुखी घर में भविष्य का उजाला, मतलब ठीक है। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल्स जो है वो मेंशन कर सकते हैं थोड़े बहुत। अब अपने साहित्य लेखन में दो तरीके हुआ करते थे, दो रूप है, मतलब एक डिंगल साहित्य रूप है और एक पिंगल साहित्य रूप है। अपने राजस्थान में डिंगल जो साहित्य लेखन किया गया वो सामान्यतः चारण और जो पश्चिमी जातियां थी उनके द्वारा किया गया था। तो ऐसे साहित्य जो पश्चिमी साहित्य का रूप है राजस्थानी का, वो डिंगल साहित्य के नाम से जाने जाते हैं। ये वीर रसात्मक थे, राजाओं को जो है वो ललकारने में, राजाओं की वीरता में, राजाओं के युद्ध का वर्णन करने में, इसमें विशेष रूप से ऐसे ग्रंथ लिखे गए। चारण साहित्य
विशेष रूप से डिंगल के ही रूप होते हैं। और ये जो यूज़ था ना, मतलब इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया वो विशुद्ध राजस्थानी भाषा इसमें यूज की गई। मतलब यानी कि इन साहित्य से ही अपन समझते हैं कि यहाँ ये राजस्थानी विशुद्ध राजस्थानी है। जबकि जो पिंगल था उसमें ये पूर्व क्षेत्र में प्रचलित रहा जो श्रृंगार परक ग्रंथ थे, प्रशंसा में लिखे गए थे और दोहे वगैरह इसमें प्रयोग किए गए जो भाटों ने लिखे थे। और राजस्थानी और ब्रज भाषा इन दोनों का मिश्रण होने के कारण ये विशुद्ध राजस्थानी में नहीं है। विशुद्ध राजस्थानी का रूप चरण साहित्य में अपने को देखने को मिलता है। इनके एग्जाम्पल्स अपन लिख देंगे, राजरूपक, अचलदास, खिचरी वचनिका, नाग दमन, ऐसे डिंगल साहित्य के रूप कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जबकि पिंगल के रतन रासो, खुम्मान रासो, पृथ्वीराज रासो, ऐसे कई सारे ग्रंथ इसमें लिखे गए हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में बोली जाने वाली विभिन्न बोलियों और उनके क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली 100 वर्ड का क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें किस तरीके से आंसर करना है वो थोड़ा हमें ध्यान रखना है। देखो आंसर करने के दो तरीके हैं। आप जैसा जैसा डिवाइडेशन राजस्थानी भाषाओं का किया गया है आप उस हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे डॉक्टर ग्रियर्सन जो से उन्होंने अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इंडिया में राजस्थानी जो भाषा थी उसको विभिन्न बोलियों में डिवाइड किया और उसे 5 भागों के हिसाब से डिवाइड कर दिया। जैसे पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी और शेखावटी ये भाषाएं बोली जाती हैं। मध्य पूर्व वाली को उन्होंने आड़ोती और ढूंढाड़ी में बांट दिया। उत्तर पूर्वी को मेवाती और अहीरवाटी में, दक्षिणी पूर्वी को मालवी, रांगड़ी, बागड़ी इसमें बांट दिया। और जबकि दक्षिणी राजस्थानी जो है उसे निमाड़ी और भीली में डिवाइड किया है। एक तरीका एलपी टेसिटोरी का है, उन्होंने इसको 2 भागों में डिवाइड किया, एक पश्चिमी राजस्थानी और एक हो गई आपके पूर्वी राजस्थानी। फिर इन पश्चिमी राजस्थानी के क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोलियां, मतलब क्योंकि ये बोलियों में डिवाइड हुआ है, तो जैसे मूल बोली जो है वो मारवाड़ी है और उसकी उपबोलियां कई सारी अपने को देखने को मिलती है जिसमें ये मेवाड़ी भी शामिल कर लेते हैं। जबकि पूर्वी राजस्थानी में ये मूल बोली ढूंढाड़ी बताते हैं और उसकी उपबोलियों में कई सारी उपबोलियां जैसे कि तोराबाटी है, आड़ोती है, इनको ये शामिल कर लेते हैं। मतलब तो हम ऐसा भी डिवाइड करके बांट सकते हैं। एक अच्छा तरीका है कि हम चित्र बना के जो है वो राजस्थानी भाषा का ठीक ठाक लेवल पर उसको रिप्रेजेंट करें। तो चित्र बनाने का राजस्थान का चित्र आप ज्योग्राफी में, राजस्थान की ज्योग्राफी में खूब बनाएंगे तो वहाँ आप ऐसा चित्र बना सकते हैं राजस्थान का, बहुत बेटर चित्र बनेगा ये। इसमें आप ऐसे बांट सकते हैं इसको कि ये एक भाषा हो गई, मतलब ये एक क्षेत्र हो गया जिसमें आप बोली बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ वाले इलाके में आप बता दो कि ये मारवाड़ी क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थानी का, और ये जो हो गया ये ढूंढाड़ी क्षेत्र है पूर्वी राजस्थानी। मतलब मारवाड़ी की उपबोलियों को फिर आप जो है वो ऐसे, क्योंकि यहाँ लोकेट नहीं कर पाओगे क्योंकि छोटा चित्र होगा, तो इसलिए अपन जो है वो इसको अलग अलग पॉइंट्स बना के वहाँ से अपन इसको लोकेट करेंगे बाहर की ओर, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि मान लो यहाँ वाले को पॉइंट बना रहे हो तो ये हो गई बांगड़ी आपके, जो अपने हनुमानगढ़ गंगानगर रीजन में। बीकानेर में यहाँ बीकानेरी लिख दो, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ थली भी लिख दो, यहाँ थली भी बोली जाती है। मतलब इसके अलावा यहाँ गोडवाड़ी लिख दो इस क्षेत्र में, ठीक है, जैसलमेरी भी है। मतलब जैसलमेर वो मारवाड़ी है लेकिन वो क्षेत्रीय भी रूप जो है वो वहाँ पर उसका बोलने का तरीका जो है वो बदल जाता है। देवड़ा पहाड़ी है तो आप देवड़ा जो बोलते थे वो देवड़ा पहाड़ी हो गई। अब ढूंढाड़ी के भी आप ऐसे ही बना दो, करौली का क्षेत्र यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, फिर जालोर और ये है ना, क्योंकि अपन यहाँ नहीं लिख पाएंगे तो इसलिए ज़्यादा सही है कि अपने लिए जैसे राजावटी दौसा वाले क्षेत्र में बोली जाती थी। पचवाड़ी है, पचवाड़ा वाले इलाका जो है वहाँ पर बोली जाती थी, लालसोट के आसपास वाले इलाकों में। जगरोती है जो करौली वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी ढूंढाड़ में बोली जाती है अपने। इसके अलावा हाड़ोती है जो हाड़ोती वाले रीजन में बोली जाती है। तो इस तरीके से जो है वो अपन कई बातें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। 84 जयपुर के दक्षिणी भाग टोंक वाले इलाके में बोली जाती है और राजावाटी जयपुर के पूर्वी भाग में। तो ये अपन ने ऐसे भी लिख सकते हो ना। मेरी तरफ से आप अगर थोड़ा बड़ा बनाओगे तो भी ठीक है, चलेगा, है ना। उसके बाद में अगर अपन बात करें राजस्थानी भाषा के आधुनिक साहित्य पर एक लेख लिखिए, या राजस्थानी दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान के आधुनिक साहित्य के विकास का उल्लेख कीजिए। हमने अभी देखा था कि राजस्थानी साहित्य को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें से पहला भाग है वीर गाथा काल, दूसरा भाग जो है वो भक्ति काल, तीसरा भाग जो है वो रीति नीति परक काल,
और चौथा पार्ट जो था वो आधुनिक साहित्य का था। तो ध्यान रखना अपने को कि जब अपन राजस्थानी का आधुनिक साहित्य 1850 के आसपास से लिखें तो उसमें सूर्यमल मिश्रण, पहले इमेजिन करो कि कौन कौन से साहित्यकारों के बारे में हम लिखने वाले हैं। फिर उन साहित्यकारों का शुरुआत अच्छे से, मतलब एक ठीक ढंग से हमारा आंसर रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो, जैसे 1850 के आसपास राजस्थानी आधुनिक साहित्य की शुरुआत होती है। इस दौरान कई सारी विविध विषयों से युक्त साहित्य लेखन कार्य किया गया था। इस साहित्य में आम जनता से जुड़े कई पहलुओं का मार्मिक चित्रण किया गया, जैसे कि राजाओं, अंग्रेजों, पाखंडी साधुओं को जो है वो इसमें चेतावनी दी गई, और प्राचीन और मध्यकालीन जो वीर नायक होते थे उनके शौर्य का वर्णन किया गया। क्योंकि ये जो दौर था ना, ये एक तरीके से पूरे भारत में आज़ादी का दौर था, और जनता को, सोई हुई जनता को जगाना बहुत ज़रूरी था। तो क्योंकि जनता अपने अधिकारों को भूल चुकी थी, ये मान लिया था भक्ति काल में कि हमारा आसरा सिर्फ ईश्वर है। तो भक्ति काल में कुरीतियों को दूर करने का तो प्रयास किया गया था, लेकिन मेनली फोकस किया गया था कि वो ईश्वर की आराधना में लगे और उसी में ही सुख की खोज करें। मतलब क्योंकि मध्यकाल जो था वो जनता के लिए क्रूर काल रहा था, मतलब क्योंकि उस दौरान जो है वो व्यापक स्तर पर जनता के अधिकारों का हनन किया गया और जनता कई सारी चीज़ों से वंचित हो गई थी। मतलब धर्म को लेके भी, इसके अलावा एग्रीकल्चर को लेके भी काफ़ी सारे जो है वो कार्य ऐसे हुए थे। तो एक तरीके से एक मतलब डार्क एज के नाम से अपन उसे बोल सकते हैं। अब एक नया काल आ रहा था, आधुनिक काल। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर नियंत्रण करके संसाधनों का दोहन कर रहे थे, तो वो भी क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे। तब जनता के, फिर हमें अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का मौका मिला, यूरोपीय साहित्य पढ़ने का मौका मिला, तो जनता को नए विचार आए, मध्यम वर्ग खड़ा हुआ और उसने जो है वो जनता के लिए विभिन्न कार्य करना जो है वो शुरू कर दिए। इस दौरान हमारे पुराने शौर्य को तलाशा गया, हमारे नए सारे ग्रंथ लिखे गए, उनमें जनता को भी ललकारा गया, राजाओं को भी ललकारा गया। तो इसकी शुरुआत जो है वो मारवाड़ के कविराज जो बांकीदास होते थे, जो मान सिंह के दरबारी विद्वान थे, उन्होंने की थी। उन्होंने कई सारे ऐसे दोहे लिखे थे, ऐसे चुटकुले लिखे थे जो राजाओं को लेके, और काफ़ी कुछ उन्हें ललकारा गया था। जैसे कि मदन पाल जो करौली के थे, उन्होंने 1857 की क्रांति में हेल्प कर दी थी, मतलब उसकी कोटा महाराव की, उनको छुड़ाने में, और अंग्रेज़ों का साथ दिया था, तो उनको ललकारा। ऐसे ही जो है वो अंग्रेज़ों को ललकार के गोरा हट जा रहे अना गढ़ लूटो भरतपुर करके उन्होंने लिखा। तो जैसे उसको बोलते हैं, मुझे दोहे का नाम याद नहीं आ रहा, तो वो दोहा लिखा। बूंदी के सूर्यमल मिश्रण जो थे, उन्होंने अपने साहित्य लेखन में एक दोहा लिखा था, इला न देनी आपनी, पूरा कविता है। तो उसमें भी विशेष रूप से उन्होंने प्राचीन गौरव गाथा का वर्णन किया। 1857 के टाइम पे भी उन्होंने विशेष लेखन कार्य किया और जनमानस में नई चेतना का प्रसार किया। विभिन्न स्वतंत्रता संघर्ष, जैसे कि भारतीयता की भावना इससे जागृत होने लगी। कई सारे लोग जो केसरी सिंह बारट हैं, विजय सिंह पथिक हैं, शंकरदान दामोर है, इंगलास दान कविया है, जय नारायण व्यास है, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, गणेशी लाल व्यास, ऐसे कई कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से बहुत सारे आधुनिक जन जागृति के काम करना शुरू किया। रेवदान चारण, कन्हैयालाल सेठिया और याज्ञवेंद्र शर्मा, इन्होंने सामंती शोषण के खिलाफ लिखा, सामंतों को इन्होंने ललकारा। वहीं अगर अपन देखते हैं कन्हैयालाल सेठिया की कविताएं, जैसे कि पाथल पीथल, जलम भोम, जमीन रा धनी, धरती दोरारी, ऐसी कई सारी कविताएं जो वो इन्होंने लिखी। मेघराज मुकुल ने सेनानी नामक एक कविता लिखी, जिसमें राष्ट्रहित में मर मिटने की भावना जागृत होती है। सेनानी कविता जो है वो हाडी रानी पर बेस्ड है, जिन्होंने अपना सिर काट दिया था राष्ट्रहित के लिए, क्योंकि जब उनके पति जो रतन सिंह राठौड़ थे, रतन सिंह चुड़ावत जो थे, वो जब युद्ध पे नहीं जा रहे थे, अपनी नई नई शादी हुई थी, तो उनको भेजने के लिए अपना एक निशानी के रूप में उन्होंने ये सिर काट कर दे दिया था। तो वो सेनानी मतलब निशानी, है ना। सत्यप्रकाश जोशी ने गैर पारंपरिक सोच के माध्यम से राधा के माध्यम से युद्ध विरोधी अभिव्यक्ति भी दी थी। बोल भारमली और ऐसे कई सारे ग्रंथ भी लिखे। रामनाथ कविया की द्रौपदी विनय, इनमें नारी चेतना को जागृत करने का प्रयास किया। इस दौर में राजस्थानी लेखन का कार्य हुआ और जिसमें राजस्थानी भाषा को भी बढ़ोतरी मिली, जिसमें शिवचंद भरतिया है, कोमल कोठारी है, कन्हैयालाल सेठिया है, उमरदान कविया है, मणि मधुकुर है, इसके अलावा रेवतदान चारण है, हरिराम मीणा है। इन्होंने विशेष कार्य किए थे राजस्थानी साहित्य को बढ़ाने में। विजयदान देथा ने अपने नाटकों के जरिए सामाजिक समस्याओं को उजागर किया।
जिनमें बातारी फुलवारी, दुविधा, चौधरायन की चतुराई, कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं। ऐसे ही कुछ साहित्यकारों में जैसे गोवर्धन सिंह शेखावत है, हरीश बदाणी है। कुछ महिला साहित्यकार भी थे जिन्होंने, जैसे लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत है, इन्होंने भी काफ़ी कुछ ऐसे ग्रंथ लिखे जो तत्कालीन कुरीतियों के खिलाफ लिखे गए थे। इस प्रकार राजस्थान में आधुनिक साहित्य काल न केवल राजस्थानी भाषा के विकास का अपितु राजनीतिक जागृति, सामाजिक विकास और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता को भी बढ़ाता है। मतलब ये एक निष्कर्ष जो है वो अपन लास्ट में इजीली दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पिछली बार जो है वो 2021 में एक क्वेश्चन आया था बड़ा, राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य में चारण साहित्य की महत्ता का परीक्षण कीजिए। एक काफ़ी महत्वपूर्ण इसका आंसर किया जा सकता है, मतलब बहुत बेटर तरीके से। और एग्जामिनर जो है, जैसे इस बार कॉपियाँ देखी तो उससे लगता है कि एग्जामिनर जो है उसको फैक्ट्स ज़्यादा चाहिए, बजाय कि आप इस साहित्य की महत्ता आप बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, ये मैटर नहीं करता। मतलब महत्ता आप बता दो, वो एक छोटा पॉइंट है। बड़े पॉइंट्स में आप जितने चारण साहित्य ग्रंथों के बारे में लिखोगे ज़्यादा बेटर है। कोई भी लिख सकता था, लेकिन सब ने सोचा कि महत्ता लिख देते हैं, तो महत्ता लिखने वालों को तो नंबर नहीं मिले, उनको 4, 4.5, 3 इस तरीके से दिए। जबकि जिन्होंने बहुत फैक्ट्स लिखे हैं, भर भर के किताबें लिखी है, उनको जो है वो आराम से 6, 5, 5.5, 7.5 ऐसे तक नंबर जो है वो इसमें दिए गए हैं। तो अब ध्यान से देखना, चारण साहित्य में अभिप्राय है चारण, ब्रह्मभूट, भाट और डाडी जातियाँ जो है उन्होंने कई सारे जो विरुद्ध गायक मतलब होता है कि जो प्रशंसा में गायन का कार्य करती है, उन जातियों की कृतियाँ आती है। मतलब अन्यान्य मतलब कई सारी ऐसी कृतियाँ इसमें शामिल हैं। इसकी महत्ता यह है कि ये पद्य में लिखी जाती है और वीर रस प्रदान होती है, डिंगल में लिखी जाती है, जिससे साहित्यों का विकास होता है। राजस्थान के इतिहास को जानने का एक अच्छा स्रोत अपने को देखने को मिलता है। संगीत और काव्य जो है वो इसमें डेवलप होते हैं। लौकिक साहित्य का विकास होता है। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लिखा जाता है। लोगों में जो है वो एक देशभक्ति की भावना जागृत की जाती है और तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं का ज्ञान भी इसके माध्यम से कराने का प्रयास किया जाता है। तो एक चारण साहित्य राजस्थानी साहित्य का एक उज्ज्वलतम खान है, मतलब जहाँ से हमें राजस्थान की कंप्लीट जानकारी प्राप्त होती है। तत्कालीन राजाओं को चेतना, जनता को चेतना, एक देश की भावना जो है वो डेवलप करने का काम चारण साहित्य ने किया। अभी अपने को कई रूपों में मिलता है, जैसे अब ये पॉइंट्स लिखने, जैसे प्रबंध काव्य में मिला, प्रभाव उत्पादक गीतों में मिला, ऐसे गीत जो प्रभाव उत्पन्न कर सके, दोहे, सोठे, कुंडलियों, छप्पियों, कवित्तों, टोटकों, झूलनों, सेवइयों, इनमें भी अपने को कई सारे जो है वो ऐसे ग्रंथ मिले। इसके अलावा कुछ गद्य साहित्य भी अपने को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं अपन प्रबंध काव्यों में, जैसे कि बेली किशन रुक्मणीरी जो राठौड़ पृथ्वीराज का एक ग्रंथ था। जेतसी है ये, जब जनरल सेंस में अपन जेतसी बोलते हैं, तो जैतसी रो छंद करके बीटू सुजा का ग्रंथ था। राम रासो माधोदास ददीवाड़िया का था। महादेव पार्वती री बेली, नाग दमन, रतन महेश दासोत्री वचनिका, अचल दास खींचीरी वचनिका, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का, वीर मायन डाडी बहादुर का, बाडर डाडी का, सूरज प्रकाश कर्णीदान का, शंकर बंश भास्कर जो है वो सूर्यमल का, रुक्मणी हरण बीठल दास का, गुण जोधायन जो है वो गार्डन पसायत का, पाबूजीरो छंद या बांकीदास ग्रंथावली, ऐसे कई सारे प्रबंध काव्य मिले। दूसरा, कई ऐसे गीत मिले जो कई गुटकों में लिखे गए और एक एक गुटकों में हजारों गीत थे। मतलब इनकी विषय वस्तु सच्ची घटनाओं पर थी। कई व्यक्ति आश्रयदाताओं के जो है वो गुणगान में लिखे गए थे। कई युद्ध का विविध चित्रण भी किया गया था गीतों के माध्यम से, जैसे कि अपन बांकीदास का जो गीत है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर वो है, या सूर्यमल मिश्रण की कविताएं हैं जिसमें इलान देनी आपनी है, या हुलसी जो है कवि उनकी रचनाएं हैं, शंकरदान दामोर की रचनाएं हैं, हिंगलाजदान कविया की है। तो इन सब ग्रंथों में वो कई सारे गीत उन्होंने लिखे। और ऐसे चारण रामा सांधु, माला सांधु हुआ करते थे, उन्होंने गीत लिखे महाराणा प्रताप के टाइम पे। दोहे सोठे थे, कई कुंडलियाँ थी, कई छप्पिए थे। ये तरीके इनके माध्यम से लिखे गए, जैसे रजियारा सोठा लिखा, आला जलारी कुंडलियाँ लिखी, केहर्रा कुंडलियाँ लिखी, गजसिंगरा झूलना,
मयंडरा कवित, करमसेन री जमाल, सूरज री त्रोटक। मतलब आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो, यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, मतलब है ना। पिछली बार जिन्होंने ज़्यादा फैक्ट्स डाले उनको अच्छे नंबर मिले। ख्यात, बात, पीढ़ी, पट्टावली, पीरियाँ, वंशावली, हाल, हकीकत, वृतांत, इतिहास, ऐसे कई ग्रंथ जो है वो इन चीज़ों से रिलेटेड है। जैसे बांकीदास री ख्यात है, दयालदास री ख्यात है। इसके अलावा सिंडायस दयालदास री राठौड़ा री ख्यात काफ़ी फेमस रही है। सूर्यमल मिश्र का वंश भास्कर जो है वो काफ़ी चर्चित कृति रही है। तो ऐसे पॉइंट्स जो है वो अपने को इसमें मेंशन करने हैं, मतलब ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि ख्यात साहित्य पर प्रकाश डालते हुए कुछ ख्यातों का वर्णन करना है, तो कौन से अपने पास में ख्यातें हैं, ख्यात साहित्य कितने टाइप का होता है, वो सब चीज़ें मेंशन करनी है। तो ख्यात का मतलब होता है ख्याति प्रतिपादित करना, यानी कि जैसे मान लो मेरी ख्याति है, आपकी ख्याति है, किसी राजा की ख्याति में कुछ कथाएं लिखना, मतलब तो एक तरीके का प्रशस्ति लेखन है, उसकी प्रशंसा में लिखा गया एक विस्तृत रूप है। जो वंशावलियाँ भी आप लिखते हैं तो वंशावलियों में भी किसी न किसी राजा के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें अपन मेंशन करते हैं, तो वो ख्यात है। तो अधिकांश ख्यात जो है वो गद्य में लिखे जाते हैं, और विशेष रूप से 16वीं शताब्दी के बाद ज़्यादा ख्यात बने थे। तो 4 श्रेणियों में इन्हें विभाजित करते हैं। कुछ इतिहास को लेकर फोकस्ड होते हैं, कुछ आपसी चर्चा को लेकर ख्यात होता है जिसमें एक तरीके से सामान्य बात बताई जाती है उससे रिलेटेड, मतलब एक व्यक्ति परक होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति पर बेस्ड होते हैं, और कुछ होते हैं स्फुट ख्यात, मतलब अचानक से लिखी हुई चीज़ें होती है जिनमें तत्कालीन चीज़ों का वर्णन किया जाता है। अब उपलब्ध ख्यात साहित्य में सबसे पुरानी ख्यात जो है वो मूणोत नैणसी की ख्यात के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा मुंडियार की ख्यात है, जोधपुर की ख्यात है, मेवाड़ की ख्यातें हैं, शाहपुरा की ख्यात है, आमेर ख्यात है, जैसलमेर की ख्यात है, बांकीदास की ख्यात है, दयालदास की ख्यात है। अब आप देखोगे कि एग्जाम्पल्स में क्षेत्र विशेष की ख्यातें हैं। आप ये मत सोचना कि केवल जोधपुर में ही ख्यात लिखी गई है, क्योंकि मुंडियार की ख्यात है, जोधपुर की ख्यात है, तो वहाँ जोधपुर के राजाओं का वर्णन है। जयपुर की भी ख्यात है, आमेर की ख्यात लिख दो उसे आराम से, ठीक है। मेवाड़ की ख्यात लिख दो। तो ख्यात ग्रंथ सब जगह लिखे गए हैं, सब मतलब साहित्यकारों ने जो है अपने अपने क्षेत्रों में ख्यात ग्रंथ लिखे हैं। तो ये आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। दूसरा, फिर इन ख्यातों के एग्जाम्पल्स देने, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन लिखा था प्रमुख ख्यातों का वर्णन करो, तो इसका मतलब अपने को ख्यात का कुछ एग्जाम्पल देना है। जैसे कि मूणोत नैणसी ख्यात के बारे में बता दें अपन, जोधपुर राज्य की ख्यात के बारे में थोड़ा सा मेंशन कर दें, दयालदास री ख्यात के बारे में बता दिया। इसके अलावा मुंडियार री ख्यात है, ये राठौड़ों की बात है, मारवाड़ के राठौड़ों की। कवि राजा री ख्यात है, ये भी जोधपुर के राठौड़ों की कहानी है इसमें। तो मूणोत नैणसी री जो ख्यात है वो मारवाड़ी और डिंगल भाषा में लिखी गई है, जिसमें समस्त राजपूताने सहित जोधपुर के राठौड़ों का विशेष वर्णन किया गया है। इसमें राजपूतों की 36 शाखाएं बताई गई है, और उस दौरान मतलब मारवाड़ से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ थी तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वो इस ख्यात में मेंशन की गई है। इनकी मारवाड़ रे राठौड़ारी परगनारी विगत, तो वो भी आप लिख दो, मतलब आराम से। इसमें गांवारी ख्यात के नाम से जानते हैं उसको। तो मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूताने का अबूल फजल की संज्ञा दी थी। इसके अलावा जोधपुर महाराजा मान सिंह के दरबारी विद्वान जो बांकीदास हुआ करते थे, उन्होंने मारवाड़ी भाषा में जोधपुर राज्य की ख्यात लिखी। दयालदास जो थे उन्होंने दयालदासरी ख्यात लिखी थी। बीकानेर के राठौड़ों के लिए भी जो है वो विशेष रूप से जो दयालदास की ख्यात थी वो काफ़ी फेमस रही है। और मुंडियारी ख्यात नागौर के राठौड़ों से रिलेटेड भी है और मारवाड़ के राठौड़ों से रिलेटेड भी है। और ऐसे ही कवि राजा की ख्यात जो है उसमें जोधपुर के राठौड़ों के शासकों का बड़े स्तर पर वर्णन किया गया है। बाकी जैसे भाटियारी ख्यात है तो इसमें जैसलमेर के भाटियों का इतिहास है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स अपन इसमें मेंशन कर सकते हैं। साहित्य टॉपिक बहुत बड़ा है ना। हम साहित्य 3 तरीके से पढ़ते हैं। एक अपन साहित्य पढ़ लेते हैं राजाओं के साथ में, जैसे कि कोई मान सिंह के समय के दरबारी विद्वान थे तो वो हम उसी के टाइम पे ही पढ़ लिए, कुंभा के दरबारी विद्वानों को उसी टाइम पे पढ़ लिए। एक साहित्य अपन पढ़ते हैं जो सामान्य, जैसे कि एक तरीके से कुछ इनके अलावा अगर बच जाता है राजाओं के बाहर का तो उसे अपन एक डिटेल लेवल पर पढ़ लेते हैं। और एक आधुनिक साहित्य के रूप में अपन उसे डिस्कस करते हैं, जिसमें शिवचंद भरतिया है या हरीश बदाणी है, इनके बारे में अपन बात करते हैं। तो आप थोड़ा डिवाइडेशन करके ऐसे भी बांट सकते हो। साहित्य के
और जैसे हमारे उस दौरान संत वगैरह होते थे तो उनके भी साहित्यों की बात करते हैं अपन। तो एक इनका विकास जो है उस वे में आप बांट सकते हो, और वो ज़्यादा बेटर तरीका है जिससे आप पूरे साहित्य के बारे में 100 वर्ड का क्वेश्चन आराम से लिख सकते हो। ठीक है ना। कोशिश करो, इसको एक बार और देख लो और चीज़ों को अच्छे से याद कर लो, हो जाएगी, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो हमारे आ जाएगा इनसे रिलेटेड, जो संत वगैरह होते थे उस टाइम के, उनसे, और फिर उसके बाद में राजस्थान की कल्चर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।